Good morning, students. Today we'll start chapter 9, Rural Development. What does rural development mean? Rural means village area, ग्रामीण इलाका, गांव के जो भी areas हैं सब कहलाते हैं rural areas. In this chapter, we'll read about the development of rural areas. So rural development mean an action plan for the social and economic growth of the rural areas. The action plan is to focus on two types of challenges, lingering challenges and emerging challenges. Two types of challenges are there in rural areas. What are lingering challenges? Those challenges that have been prevailing for since a long period. बहुत पुराने समय से जो समस्याएं चली आ रही हैं, जो प्रॉब्लम्स चली आ रही हैं, दे आर लिंगरिंग चैलेंजेस. और कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जो अभी रिसेंट टाइम्स में एमर्ज हुई हैं, दे आर एमर्जिंग चैलेंजेस. एंड एग्जांपल्स ऑफ लिंगरिंग चैलेंजेस आर रूरल मार्केटिंग, रूरल क्रेडिट. ये समस्याएं हमारी बहुत प्राचीन समय से चली आ रही हैं, लेकिन कुछ रिसेंट एमर्ज हुई हैं, लाइक sustainable development and organic farming. So we'll discuss about these problems in this chapter. So first of all, lingering challenges of rural development. First is the challenge of rural credit. Rural or agricultural credit means financial need for farming. Credit is the lifeline of farming activity in rural areas. Credit यानी उधार की सुविधा, फाइनेंशियल फैसिलिटी, ये हमारी एग्रीकल्चर की लाइफ लाइन है. ऐसा क्यों है? इसके दो रीज़न हैं. फर्स्ट, मोस्ट फार्मिंग फैमिलीज इन इंडिया आर स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स. मार्जिनल मीन्स बिल्कुल हैंड टू माउथ गुजारा करने वाले, बहुत एक्स्ट्रा जिनके पास मनी नहीं होती, एक्स्ट्रा सेविंग नहीं होती, एक्स्ट्रा इन्वेस्ट करने के लिए नहीं होता, ऐसे फार्मर्स को स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स कहा जाता है, क्योंकि इनके पास पहले ही बहुत लिमिटेड मनी होती है. तो उसमें वो अपना गुजारा बहुत मुश्किल से अपनी फैमिली का करते हैं. उनके पास इतना सरप्लस नहीं होता कि वो आगे उसको इन्वेस्ट कर सकें. तो इसलिए जब तक इनको क्रेडिट ना मिले, ये अपनी फैमिली को, अपने काम को, अपने फार्मिंग को कंटिन्यू नहीं कर सकते. और सेकेंड इसका रीज़न ये है, द जेस्टेशन लैग बिटवीन सोइंग एंड हार्वेस्टिंग ऑफ द क्रॉप्स इज क्वाइट लॉन्ग. जेस्टेशन पीरियड होता है कि जब सोइंग बीज बोया जाता है एंड हार्वेस्टिंग जब क्रॉप रेडी होती है काटने के लिए, हार्वेस्ट करने के लिए, ये पीरियड काफ़ी लंबा होता है. जब फार्मर ने सोइंग की है, बीज बोया है, उसके बाद जब तक उसको फसल को काट कर बेचेगा नहीं, ही विल नॉट रिसीव मनी. तो वो अपना गुजारा कैसे करेगा, अपनी नीड्स को पूरा कैसे करेगा? तो इसलिए उसको इस पीरियड में अपना काम करने के लिए, अपनी फैमिली को रन करने के लिए मनी की ज़रूरत होती है. इसके लिए उसको फाइनेंशियल नीड है, उसको क्रेडिट नीड्स हैं उसकी. तो रूरल क्रेडिट जो है इन दोनों प्रॉब्लम्स को डील करता है. क्रेडिट नीड्स ऑफ द टिपिकल इंडियन फार्मर आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज. फर्स्ट, शॉर्ट टर्म क्रेडिट. शॉर्ट टर्म क्रेडिट होता है जो बिल्कुल डेली नीड्स को, डेली रनिंग उसका जो एक्सपेंडिचर्स हैं, लाइक सीड्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स और पेमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल्स. तो ये सब उसके डेली के रनिंग एक्सपेंसेस हैं. तो इन सब को पूरा करने के लिए उसको शॉर्ट टर्म क्रेडिट चाहिए होता है, और नॉर्मली इसका जो पीरियड है वो 6 to 12 मंथ्स होता है. सेकेंड है मीडियम टर्म क्रेडिट. मीडियम टर्म जिसमें इससे कुछ ज़्यादा फाइनेंशियल नीड होती है, लाइक परचेज ऑफ मशीनरी, कंस्ट्रक्शन ऑफ फेंस. फेंस होता है जो बाउंड्री वॉल लगाई जाती है, डिगिंग द वेल्स, कुआं खुदवाना है अपने फार्म्स में. तो इस तरह के लोन्स कुछ ज़्यादा पीरियड के लिए दिए जाते हैं, और ये नॉर्मली 12 मंथ्स to 5 years होते हैं. थर्ड है लॉन्ग टर्म क्रेडिट, जो और ज़्यादा बड़े कामों के लिए फार्मर्स को डिमांड होती है, लाइक परचेज ऑफ एडिशनल लैंड. एक एडिशनल लैंड खरीदने के लिए बहुत ज़्यादा मनी की ज़रूरत होती है, या फॉर कैरिंग आउट परमानेंट इम्प्रूवमेंट्स ऑन लैंड. तो इनके लिए उनको कुछ और ज़्यादा पीरियड के लिए लोन दिया जाता है, और इसकी रेंज 5 to 20 years होती है. The credit requirements of the farmers also may be classified as productive and unproductive.
तो दो तरह के ये यूज होते हैं जिनके लिए फार्मर्स लोन लेते हैं। प्रोडक्टिव तो वो हुआ जो वो अपने फार्म्स पर इन्वेस्ट कर रहे हैं, एग्रीकल्चर से रिलेटेड एक्टिविटीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं, दैट इज फॉर प्रोडक्टिव यूज। और दूसरा होता है अनप्रोडक्टिव यूज, क्योंकि विलेज एरियाज में बहुत सारे ऐसे सोशल ट्रेडिशंस हैं, कस्टम्स हैं, उनके फेस्टिवल्स हैं, उनकी सेरेमनीज हैं, जिनके ऊपर उनको लार्ज स्केल में एक्सपेंडिचर करना होता है ड्यू टू सोशल प्रेस्टीज। उनकी अपने प्रेस्टीज के लिए उनको वो खर्चा करना पड़ता है, तो इसके लिए भी उनको लोन्स लेने पड़ते हैं। तो इस तरह के लोन्स कहलाते हैं अनप्रोडक्टिव यूज के लिए। नेक्स्ट है सोर्स ऑफ रूरल क्रेडिट, कि अब क्वेश्चन ये है कि ये रूरल क्रेडिट उनको प्रोवाइड कौन कराता है, उनको ये रूरल क्रेडिट कौन से इंस्टीट्यूशंस के थ्रू दिया जाता है। तो सोर्स ऑफ रूरल क्रेडिट्स आर ऑफ टू टाइप्स, इंस्टीट्यूशनल एंड नॉन इंस्टीट्यूशनल। First of all, we'll discuss non-institutional sources. These are landlords, village traders, money lenders. Students, ये नाम हमने बहुत पॉपुलर हैं, ये बहुत हमने कई बार सुने हैं कि गांव में साहूकार होते हैं, बनिए होते हैं, ट्रेडर्स होते हैं और लैंडलॉर्ड्स होते हैं जो जमींदार कहलाते हैं। तो ये लोग जो हैं ये नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज हैं क्रेडिट के। नॉन इंस्टीट्यूशनल क्यों है? क्योंकि ये किसी भी रूल और रेगुलेशन को फॉलो नहीं करते। फार्मर्स क्योंकि इनके साथ अटैच होते हैं, इनके कांटेक्ट में होते हैं और इनके पास जाकर उनको किसी फॉर्मेलिटी को फिल नहीं करना पड़ता, किसी तरह की कोई फॉर्मेलिटी, कोई फॉर्म भरने हैं या कोई रिटर्न वर्क करना, ऐसा कुछ नहीं उनको करना पड़ता। उनको ईजी लगता है क्योंकि उनके डेली कॉन्टैक्ट में होते हैं, उनसे मिलते रहते हैं, तो वो इनसे लोन लेने में ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं क्योंकि नॉन इंस्टीट्यूशनल है ये। बट इनका सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है कि ये बहुत हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट उन फार्मर्स से लेते हैं, क्योंकि फार्मर्स इलिटरेट होते हैं, उनसे वो फॉर्म पर उनका अंगूठा लगवा लेते हैं क्योंकि उनको मालूम नहीं है कि फॉर्म पर क्या लिखा है, खाली ब्लैंक पेज पर उनसे साइन करवा लेते हैं और उसके ऊपर कितना भी अमाउंट फिल कर देते हैं कि हमें पे वापस कितना लेना है। तो इस तरह से नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज हैं, ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल हैं फार्मर्स के लिए, लेकिन क्योंकि उनको कंफर्टेबल लगता है इसलिए ये ज़्यादा पॉपुलर हैं। नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज अकाउंटेड फॉर 93% ऑफ द टोटल बोरोइंग ऑफ द फार्मर्स इन बिगिनिंग ऑफ फर्स्ट 5 ईयर प्लान। तो स्टार्टिंग में जस्ट एट द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस क्या कंडीशन थी कि 93% लोन जो फार्मर्स को प्रोवाइड कराते थे ये नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज कराते थे, क्योंकि जो इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज थे वो अभी शुरुआत में थे और इतने ज़्यादा पॉपुलर नहीं थे। अब हम पढ़ेंगे इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज। दीज इंक्लूड गवर्नमेंट, कॉपरेटिव्स, कमर्शियल बैंक्स एंड रीजनल रूरल बैंक्स। टुगेदर दे अकाउंटेड फॉर 7% ऑफ द क्रेडिट नीड्स ऑफ द फार्मर्स इन द बिगिनिंग ऑफ फर्स्ट 5 ईयर प्लान। स्टार्टिंग में ये सिर्फ 7% नीड्स पूरी कर रहे थे, लेकिन अब धीरे धीरे इनका शेयर बढ़कर 66% से भी ज़्यादा हो गया। Together, one of total institutional credit, cooperative credit societies nearly 15% and commercial banks about 75%, इतना credit needs अब ये लोग provide कर रहे हैं, credit needs को पूरा कर रहे हैं। Apart from substantial expansion in the flow of credit by commercial banks and regional rural banks, the cooperative credit institutions have emerged as important institutions, institutional agencies offering credit support and related services. Now we'll discuss some important institutional agencies providing credit. So first is cooperative credit societies. The cooperative credit societies provide adequate credit to the farmers at reasonable rate of interest. These societies also provide guidance in diverse agricultural operations with a view to raise crop productivity. Currently, cooperatives account for 16 to 17% of rural credit flow. तो normally cooperative societies जो है ये 16 to 17% credit provide कर रहे हैं। इन societies के क्या objectives हैं, ये क्या ensure करती हैं, क्या इनके purpose हैं? So first है timely and rapid flow of credit to the farmers, कि farmers को time से credit provide किया जाए और एडिक्वेट, सफिशेंट हो, उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग हो। सेकेंड, एलिमिनेशन ऑफ द मनी लैंडर्स एज क्रेडिट एजेंसीज, और इनका दूसरा पर्पस ये था कि जो मनी लैंडर्स जो नॉन इंस्टीट्यूशनल्स थे इनको एलिमिनेट कर दिया जाए, इनका रोल खत्म कर दिया जाए। थर्ड,
स्प्रेड क्रेडिट फैसिलिटीज अक्रॉस ऑल रीजन्स ऑफ द कंट्री, और कंट्री के सभी रीजन्स में क्रेडिट फैसिलिटीज प्रोवाइड करना, प्रोविजन ऑफ एडिक्वेट क्रेडिट इन एरियाज कवर्ड बाय स्पेशल प्रोग्राम्स ऑफ डेवलपमेंट, और डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स में ज़्यादा से ज़्यादा एरियाज में एडिक्वेट क्रेडिट प्रोवाइड करना, ये मेन फंक्शंस थे कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज़ के। नेक्स्ट, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड अदर कमर्शियल बैंक्स। द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया was set up in 1955 to focus on rural credit. The government realized that rural credit needs could not be met by the cooperative credit societies alone. So, commercial banks had to play an important role. This prompted nationalization of certain banks in 1969. The nationalized commercial banks, through their branch expansion programs, were directed to offer credit directly to the farmers as well as indirectly through cooperative societies. तो इन बैंक्स ने डायरेक्ट भी क्रेडिट प्रोवाइड किया और कोऑपरेटिव सोसाइटीज के थ्रू भी क्रेडिट प्रोवाइड किया। नेक्स्ट, रीजनल रूरल बैंक्स RRBs and land development banks. RRBs and land development banks were set up to promote credit supplies, particularly in the remote rural areas and backward districts. तो ये जो बैंक सेटअप किए गए थे, ये उन एरियाज में किए गए थे जो बहुत इंटेंस थे, बहुत ज़्यादा रिमोट एरियाज में थे, जहाँ तक मेन बैंक्स की पहुँच नहीं थी। तो ऐसे जगह पर वहाँ पर रीजनल रूरल बैंक्स और लैंड डेवलपमेंट बैंक्स एस्टैब्लिश किए गए। तो ये भी रूरल पॉपुलेशन में जो बहुत ज़्यादा वीकर सेक्शंस थे, बहुत ज़्यादा पुअर लोग थे, उन लोगों को क्रेडिट प्रोवाइड करने के लिए इनको सेटअप किया गया। नेक्स्ट है नाबार्ड। इट्स अ वेरी फेमस क्रेडिट प्रोवाइडिंग इंस्टीट्यूशन। व्हाट्स द फुल फॉर्म ऑफ नाबार्ड? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट। It's an apex institution. Apex means topmost, handling policy, planning and operations in the field of rural credit and related economic activities. Its main functions are as these. First, to serve as an apex funding agency for the institution providing credit in rural areas. तो rural areas में credit provide करने के लिए सबसे टॉप की ये फंडिंग एजेंसी थी, उस तरह से ये सर्व कर रही थी। सेकंड, टू टेक एप्रोप्रिएट मेजर्स टू इम्प्रूव द क्रेडिट डिलीवरी सिस्टम, और क्रेडिट को सब लोगों तक पहुंचाना, प्रॉपर डिलीवर करना, उसके एप्रोप्रिएट मेजर्स, प्रॉपर तरीके अपनाना। द बैंक वाज टू फोकस ऑन रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस एंड ट्रेनिंग ऑफ पर्सोनल। जो इसको क्रेडिट को डिलीवर करते थे, फार्मर्स को प्रोवाइड करते थे, उस पूरे चैनल को जो भी उसमें पर्सोनल काम कर रहे थे, वर्कर्स काम कर रहे थे, उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग करना, उनको ट्रेंड करना और क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस का रीस्ट्रक्चरिंग करना। नेक्स्ट, टू कोऑर्डिनेट द रूरल फाइनेंसिंग एक्टिविटीज ऑफ ऑल क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस and maintain liaison with Government of India, state government, Reserve Bank, other national level institutions concerning with policy formulation. तो रूरल फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ को किसके साथ कोऑर्डिनेट करके चलना? जो नाबार्ड था, ये सभी जितने भी कमर्शियल बैंक्स थे उनके साथ कोऑर्डिनेशन में काम करता था, लाइक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट, रिजर्व बैंक, अदर नेशनल लेवल इंस्टीट्यूशंस। तो इनके साथ कोऑर्डिनेशन में फार्मर्स को क्रेडिट प्रोवाइड करना। तो ये मेन ऑब्जेक्टिव्स थे नाबार्ड के। टू अंडरटेक मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन ऑफ प्रोजेक्ट्स रीफाइनेंस्ड बाय इट, और जितना भी ये सारा प्रोसेस था, पूरी फंक्शनिंग थी, उसको मॉनिटर करना, टाइम टू टाइम उसको चेक करना कि ये प्रॉपर जिन लोगों तक क्रेडिट पहुंचना चाहिए जा रहा है या नहीं जा रहा है, या कहीं कोई सिस्टम में लीकेज है, करप्शन है, उस चीज़ को मॉनिटर करना और उसको इवेल्युएट करना कि जो भी प्रोजेक्ट्स गवर्नमेंट ने शुरू किए हैं फिनेंस करने के लिए, वो प्रॉपर काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो उसको मॉनिटर करना। तो ये सब फंक्शंस थे नाबार्ड के। नाउ विल सी रूरल बैंकिंग अ क्रिटिकल इवेल्युएशन, कि ये रूरल बैंकिंग क्रिटिकली हम उसको देखेंगे कि ये कितनी सक्सेसफुल रही और कितने इसके फेलियर्स रहे। रूरल बैंकिंग इन इंडिया हैज़ सिग्निफिकेंटली एक्सपेंडेड ओवर टाइम। टाइम के साथ रूरल बैंकिंग बहुत एक्सपैंड हुई है। द एक्सपेंशन हैज़ बीन सिग्निफिकेंट पर्टिकुलरली सिंस नेशनलाइजेशन ऑफ मेजर कमर्शियल बैंक्स इन 1969। नेशनलाइजेशन ऑफ
commercial banks marked the beginning of social banking in rural areas, implying provision of institutional credit at moderate rate of interest. तो इनका सबसे बड़ा रोल ये था कि फार्मर्स को मॉडरेट रेट पर, बिल्कुल मीडियम रेट पर क्रेडिट प्रोवाइड करना. एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नाबार्ड is an apex body coordinating activities of all financial institutions, has made a substantial difference in the institution of rural credit. तो सबसे ज़्यादा जो क्रेडिट प्रोवाइड करने में जो इम्पॉर्टेंट रोल रहा वो नाबार्ड का रहा. रूरल फाइनेंसिंग हैज़ बिकम मच मोर ऑर्गेनाइज्ड देन एवर बिफोर. तो रूरल क्रेडिट इतना कभी भी ऑर्गेनाइज सिस्टम में उसने काम नहीं किया जितना इन सब इंस्टीट्यूशंस के सेटअप होने के बाद किया. It is not denying the fact that institutional credit has gone a long way to liberating the farmers from debt trap. और जो farmers long period से कर्ज के जाल में फंसे हुए चले आ रहे थे, debt trap में फंसे हुए थे, जो महाजनों के चंगुल से निकल नहीं पा रहे थे, इतना heavy rate of interest वो इनसे लेते थे, तो इसलिए उस debt trap से निकालने के लिए इन institutions ने definitely बहुत important role play किया. But still कुछ नोटेबल ऑब्जर्वेशंस थे इसके साथ. नंबर 1, बैंकिंग क्रेडिट और इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट हैज इनवेरिएबली बीइंग टाइड टू कोलैटरल्स बिकॉज ऑफ विच अ लार्ज सेक्शन ऑफ स्मॉल एंड मार्जिनल होल्डर्स आर ऑफन लेफ्ट आउट. अब क्योंकि ये जो बैंकिंग थे, ये जो जितने भी इंस्टीट्यूशंस थे, ये सभी कोलैटरल्स के साथ क्रेडिट प्रोवाइड करते थे और बहुत ज़्यादा जो स्मॉल फार्मर्स थे या मार्जिनल फार्मर्स थे उनके पास कोलैटरल्स नहीं थे. इस वजह से वो इस सुविधा का लाभ नहीं ले पाते थे. Owing to political populism, the government has often shown laxity in the recovery of loans. अब क्योंकि पॉलिटिकल पॉपुलिज्म, पॉलिटिकल अप्रोच होती हैं, जिस वजह से कई बार इस सिस्टम में स्ट्रिक्टनेस की कमी हो जाती है कि जो फार्मर्स को लोन प्रोवाइड किए गए हैं वो टाइम पर उनसे वापस लेने में ढील दी जाती है, कई बारी लेग्जिटी हो जाती है, सुस्ती हो जाती है, स्ट्रिक्टनेस की कमी हो जाती है और फार्मर्स टाइम पर अपने लोन्स वापस नहीं कर पाते. कुछ जो स्मॉल फार्मर्स हैं वो तो फिर भी थोड़ा डरते हैं इस चीज़ से, लेकिन जो थोड़े पावरफुल फार्मर्स होते हैं या अप्रोच वाले होते हैं या लीडर्स के साथ जुड़े हुए होते हैं वो फिर इस चीज़ से बचते हैं और इस वजह से कई बार लोन्स की पेमेंट प्रॉपर नहीं हो पाती. Or apart from commercial banks, most financial institutions have failed to develop a culture of thrift, saving for the future among the farming families. Mobilization of deposits has remained rather subdued. तो commercial banks के साथ साथ जो financial institutions थे वो farmers में एक thrift का culture नहीं develop कर पाए, उनके अंदर saving की habit को develop नहीं कर पाए. इस तरह की सुविधाएं उन्होंने भी इतनी ज़्यादा फार्मर्स को नहीं दी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा सेविंग करने के लिए प्रेरित हों. सेविंग करेंगे तो तभी आगे इन्वेस्ट कर पाएंगे. तो ये इन सिस्टम में कुछ कमी रही. सोशल बैंकिंग इन रूरल एरियाज हैज़ टेकन अ हिट इन द वेक ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ऑफ 1991. तो 1991 में जो भी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हमारे कंट्री में किए गए उसमें सोशल बैंकिंग हमारी डेवलप हुई. इम्पैक्ट ऑफ डेट ऑन द फार्मर्स is generally becoming so huge that societal debts are rising from scores to centuries. और स्टूडेंट्स ये हम न्यूज़ में भी सुनते हैं कि इतना फार्मर्स को फिर प्रेशराइज किया जाता है अपने लोन्स बैक करने के लिए कि वो इस प्रेशर में सुसाइड कर लेते हैं. तो ये हमारे सिस्टम में कहीं ना कहीं फॉल्ट है. इट इज़ हाई टाइम दैट गवर्नमेंट कंसिडर्स रूरल बैंकिंग एज अ सोशल नीड फॉर प्रोडक्शन पर्पज रादर देन एन एक्टिविटी टू अचीव पॉलिटिकल पॉपुलैरिटी. तो गवर्नमेंट को ये समझना चाहिए कि रूरल क्रेडिट को इतना फ्लेक्सिबल, इतना कंफर्टेबल बनाएं कि फार्मर्स तक इन सभी सुविधाओं का लाभ पहुंचे और उनके ऊपर इतना प्रेशराइज उनको ना किया जाए कि वो मजबूरी फिर सुसाइड की तरफ जाएं. क्योंकि फार्मर्स को अगर हम प्रॉपर क्रेडिट नीड्स उनके पूरी नहीं करेंगे तो हम एग्रीकल्चर सेक्टर को कभी भी डेवलप नहीं कर सकते. सो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.